सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। भारत के इतिहास का एक ऐसा निर्णायक युद्ध जिसने आधुनिक भारत के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। अभी तक मॉडर्न इंडिया में चाहे वो भारत के राजा हों, चाहे वो भारत के नवाब हों, चाहे वो भारत के निजाम हो, भारत में शासन कर रहे थे। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद होने वाला बक्सर का युद्ध जो 23 अक्टूबर 1764 को हुआ, उसने आधुनिक भारत के इतिहास में एक शासक का निर्धारण कर दिया और वो थे अंग्रेज। 7 समंदर पार से आए अंग्रेज जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, उन्होंने अपनी छोटी सी प्रशिक्षित सेना लेकर भारत के शासकों का, भारत के नवाबों का, भारत के निजामों का, भारत के राजाओं का सेना को परास्त करके यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना कुशल प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना के समक्ष कहीं न कहीं भयंकर भीड़ साबित हो रही, कहीं न कहीं भयंकर भीड़ साबित हुई। केवल यही नहीं है कि भारतीय सेना के पराजय का मूल कारण यही था कि वह प्रशिक्षित नहीं थी, कुशल नहीं थी या अंग्रेजों के समान आधुनिक थी, बल्कि भारतीयों के बहुत सारे ऐसे गद्दार भी हुए भारत में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और उसी कारण से हम बुरी तरीके से परास्त भी हुए। 23 अक्टूबर 1764 को होने वाले बक्सर के युद्ध में एक और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो और दूसरी ओर 3 शासकों की संयुक्त सेना थी। पहला बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम की सेना थी, फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना थी तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी। यानी हेक्टर मुनरो ने तीनों शासकों के संयुक्त सेनाओं को परास्त करके यह सिद्ध कर दिया कि अब भारत पर राजनीतिक अधिकार उनका होगा, अब भारत की सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी कुछ लेना देना ही नहीं था अंग्रेजों का। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के ऊपर हाथ डालने की अंग्रेजों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ ये तीनों मिल गए और तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों से युद्ध किया और पराजय का भी सामना किया। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयत्न करें कि बक्सर के युद्ध का कारण क्या था, और जब हम कारण जान पाएंगे तभी हम उसके निहितार्थ के बारे में समझेंगे और तभी उसके परिणाम के बारे में हम समझ पाएंगे। देखिए, बंगाल के नवाब जो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब जो कठपुतली बन गए थे अंग्रेजों के, कहीं ना कहीं वह भी एक बक्सर के युद्ध का पुरोगामी ही था। कारण क्या हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया बंगाल के नवाब के। अंग्रेजों ने यह माना कि मीर जाफर षड्यंत्र कर रहा था। यही कारण है मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया और मीर कासिम से जम के धन लिया गया, मीर कासिम से जम के जागीर लिया गया। ठीक है, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि जो बंगाल का नवाब हो वो अंग्रेजों का कठपुतली हो, अंग्रेजों का यस मैन हो। लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों के लिए
यस मैन साबित नहीं हुआ, अंग्रेजों के लिए कठपुतली साबित नहीं। वह स्वतंत्र वह बंगाल का एक स्वतंत्र नवाब बनना चाहता था, और उसने जो जो कृत्य किए कहीं न कहीं उसी ने बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी। जैसे उसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया ताकि अंग्रेजों से दूरी हो जाए और अंग्रेजों का हस्तक्षेप बंद हो। यह बात अंग्रेजों को बेकार लगी। फिर उसने सेना का यूरोपीय पद्धति के आधार पर पुनर्गठन प्रारंभ कर दिया। यह भी बात अंग्रेजों को बेकार लगी। फिर इसके बाद कुछ ऐसा किया जो अंग्रेजों के लिए असहनीय हो गया। 1717 का फरमान जो अंग्रेजों को मुगल सम्राट फर्रुखसियर से मिला था, उससे अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए एक फ्री पास मिलता था, जिसको दस्तक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दस्तक। दस्तक जो है एक प्रकार का फ्री पास था। ठीक है, फ्री पास का मतलब क्या था? जब दस्तक पत्र अपने पास ब्रिटिश व्यापारी रखते थे तो ब्रिटिश व्यापारी को बंगाल में कहीं चुंगी नहीं देना पड़ता था। नगर में जब आप प्रवेश करते हैं तो चुंगी देना पड़ता है, लेकिन जब आप दस्तक अपने पास रखते थे, 1717 के फरमान से मुगल सम्राट मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने जो 1717 का फरमान दिया था, उससे इनको दस्तक मिला था। अब इस दस्तक से अंग्रेज क्या करते थे? फ्री व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेज इसमें चाल चलने लगे। क्या चलने लगे? कि वो दस्तक जो है वो भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। अब भारतीय व्यापारी भी फ्री व्यापार करने लगे, जालसाजी से दस्तक अंग्रेजों से ले लेते थे फ्री हो। इससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व का हानि होता था। तो एक तरफ अंग्रेज तो फ्री व्यापार कर ही रहे हैं, साथ में भारतीय व्यापारी भी फ्री व्यापार करने लगे। अब इससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ा। बस मीर कासिम को यह बात बुरी लगी। उसने आंतरिक व्यापार पर से कर को ही हटा दिया। जो आंतरिक व्यापार व्यापारी करते थे, चाहे भारत के हो चाहे ब्रिटेन के हो, उस पर कर ही समाप्त कर दिया। अब तो भारतीय व्यापारी भी फ्री हो गए, सारे जितने थे, और ब्रिटिश व्यापारी तो फ्री थे ही। यानी आंतरिक व्यापार पर से कर हटाते ही भारतीय व्यापारी जो है वो अंग्रेजी व्यापारी के समान हो गए। एक प्रकार से वो भी दस्तक की तरफ फ्री व्यापार करने लगे। अब ये बात अंग्रेजों के लिए असहनीय हो गई, क्योंकि अंग्रेज जिस विशेषाधिकार का प्रयोग, दस्तक का प्रयोग अपने लिए करते थे, अब आंतरिक व्यापार हटते हुए तो भारतीय व्यापारी बराबर हो गए। अब अंग्रेजों की एक सेना किसके विरुद्ध चढ़ दी? मीर कासिम के विरुद्ध। हालांकि मीर कासिम को जैसे इस बात का पता चला, छोटपुट युद्ध हुआ, मीर कासिम पराजित हुआ और वहां से वो निकल दिया। ठीक है ना, मुंगेर से निकला, पटना पहुंचा। पटना में उसने कैदियों की हत्या करवा दी, पटना के जेल में बंद। उसको पटना हत्याकांड भी कहा जाता है। अच्छा, उसमें ब्रिटिश कैदी भी थे और बहुत सारे इंडियन कैदी भी, भारतीय कैदी भी थे। उसमें उसने अपने आदमियों के माध्यम से उनकी हत्या करवा दी। फिर अंग्रेजों ने पटना में भी उसका पीछा किया, वहां भी छिटपुट युद्ध हुआ, वहां भी उसको पराजय का सामना करना पड़ा। अब वो भाग कर पहुंच गया अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। अवध का नवाब सुजाउद्दौला उस समय भारत के एक शक्तिशाली शासकों में से जाना जाता था। एक विशाल भूभाग पर वो शासन करता था। एक बहुत बड़ी क्षेत्र भूखंड उसके अंडर में था। एक बड़ी विशाल सेना उसके पास थी। अंग्रेज तो उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। अभी तो अंग्रेजों का शासन मात्र बंगाल तक स्थापित था, तो अवध का नवाब पे टच करने का मतलब है उसको अपना दुश्मन बनाना। लेकिन मीर कासिम का अवध के नवाब के पास पहुंचना कहीं न कहीं अंग्रेजों के लिए एक अवसर प्रदान कर दिया कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला को भी अपने अंडर में किया जाए। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुंचा। यह लंबा कारण आपने देख लिया कि क्या क्या कारण हुआ। अब वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुंचा। अवध के नवाब सुजाउद्दौला से उसने कहा, भाई आप हमारा साथ दीजिए, एक बड़ा राजस्व आपको दिया जाएगा बंगाल का नवाब बनने पर।
उसी समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी उसने कहा कि आप जो है हमारा साथ दीजिए। इस प्रकार से बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों मिल गए अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। बिहार में बक्सर नामक स्थान पर तीनों की संयुक्त सेनाएं पहुंची और वहां अंग्रेजी सेना जो पहुंची उसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। युद्ध प्रारंभ हुआ और हेक्टर मुनरो ने अपने कुशल रणनीति के माध्यम से तीनों शासकों की सेनाओं को परास्त कर दिया। अवध के नवाब की सेना बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो भयंकर भीड़ साबित हुई और हेक्टर मुनरो ने अपने कला कौशल, रण कौशल से तीनों भारतीय संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। इस बात को यहां ध्यान देने वाली है कि बक्सर का युद्ध, हालांकि उसमें एक भाग जो है गद्दारी करके अंग्रेजों से मिल गया, ठीक है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि बक्सर का युद्ध जो है वो अंग्रेजों की सैनिक विजय थी, छल कपट की विजय नहीं थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा किया गया यह एक सैनिक विजय था। इसमें अंग्रेजी सेना ने अपना सिक्का जमाया भारतीय सेनाओं पर और यह भी सिद्ध किया कि यूरोपीय सेना की एक प्रशिक्षित छोटी सी टुकड़ी, एक प्रशिक्षित छोटी सी सेना भारतीय सेनाओं पर, बड़ी भारतीय सेनाओं पर भारी है। ये एक बहुत बड़ी बात थी और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में भारतीय सेनाओं की पराजय ने भारतीयों के हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया, गुलामी शब्द लिख दिया और यह 15 अगस्त 1947 के बाद ही हटाया जा सका। अब इसका क्या क्या परिणाम निकला जरा ये भी जानिए। पहली बात, अंग्रेजों की सैनिक विजय जो बक्सर युद्ध में हुआ उससे अंग्रेजों की सेना की कहीं न कहीं शक्ति लोगों के बीच में, भारतीयों के बीच में स्थापित हो गई, पहली बात। दूसरी बात, यह अंग्रेजों की सैन्य विजय थी, छल कपट की विजय नहीं थी। तो यह दूसरा महत्व है बक्सर के युद्ध का। इसीलिए बक्सर का जो महत्व है वो प्लासी के युद्ध से उसका सैनिक और आर्थिक महत्व कुछ ज्यादा है, ठीक है। एक प्रकार से बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को लीगल अधिकारी बना दिया। कहां का? बंगाल का वैधानिक अधिकारी बना दिया, जो प्लासी के युद्ध से अभी निर्धारित नहीं हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? चाहे वो बंगाल का नवाब हो, चाहे वो अवध का नवाब हो और चाहे वो मुगल सम्राट हो, ये तीनों भी अंग्रेजों के कठपुतली बन गए। यानी अंग्रेजों को बिना मांगे अवध के नवाब से भी सुप्रीमेसी मिल गया और कहीं न कहीं भारत के सत्ता का प्रतीक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों के अंडर में आ गया। यानी बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे ही अंग्रेजों को मोती मिल गया। और अंग्रेज अभी तो इन दोनों को छू नहीं रहे थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को और अवध के नवाब शुजाउद्दौला अभी छू ही नहीं रहे थे, अभी तो बंगाल में उलझे थे। लेकिन मीर कासिम ने तो अवसर प्रदान कर दिया। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव को भेजा गया कि जाओ, जो सत्ता का नींव तुमने रखा था और बक्सर के युद्ध से जो सत्ता स्थापित हो गई, उस सत्ता को जाकर व्यवस्थित करो।
क्लाइव भारत आया, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि की और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त किया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। एक प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वैधानिक जो अधिकार था, दीवानी हो, वो किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। यानी कि प्लासी के युद्ध से जो अंग्रेजों का सत्ता वैध रूप से नहीं स्थापित हुआ था, बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के सत्ता को वैधानिक रूप से कहां स्थापित कर दिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बक्सर के युद्ध ने भारत के इतिहास में निश्चित ही एक बड़ा परिवर्तन स्थापित किया और कहीं न कहीं मुगल सत्ता को भारत में स्थापित नहीं बल्कि सशक्त कर दिया और अंग्रेजों के दबदबा, अंग्रेजों का कंपनी का दबदबा अब लगभग पूरे भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध का विजय जो है वो भारत के इतिहास में कहीं न कहीं बहुत बड़ा परिणाम देने वाला था और उसने लगभग भारत में अंग्रेजों की सत्ता को लगभग 200 वर्ष के लिए स्थापित कर दिया। ठीक है ना। सिविल सेवा की परीक्षा में आपको हर चीज विस्तार से पढ़ना है, विस्तार से जानना है, विस्तार से समझना है और विस्तार से उसकी तैयारी करनी। कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं जानना है। कोई अगर आपको शॉर्टकट सलाह भी दे रहा है तो उस सलाह को नहीं मानना है। अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने क्षमता का प्रयोग करना है, अपने समर्पण, लगन और बुद्धि से काम लेना है और जो चीज आपके स्वाभाविक प्रवृत्ति से निर्धारित होती हो वही कार्य करना है। अगर आपको कोई छोटी मोटी रास्तों को दिखाकर इस बात को बताने का प्रयत्न कर रहा है कि कम में ही आपको ज्यादा मिल जाएगा, वो गलत बता रहा है। सिविल सेवा की परीक्षा में परिश्रम जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही बड़ी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक नए लेक्चर वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।